Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. So today I'm gonna discuss information regarding this process. Lot of you has asked the question regarding the Boolean process, and I'm gonna answer each and every query of yours, whatever you asked. In today's session, I'm just gonna cover all the questions, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी अभी क्वेश्चन आपने पूछे, जो भी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में बता देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर दैट आई विल पोस्ट अ न्यू वीडियो अबाउट द प्रोसेस, जिसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. और इसके अलावा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी पीसीसी की, उसके बारे में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये क्यूएनए काइंड ऑफ क्यूएनए सेशन है जिसमें लोगों ने कुछ क्वेरीज वगैरह पूछी है, उसके बारे में बता देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अपडेट है, जैसे कल मुंबई कॉन्सुलेट का ड्रॉ हो गया, फर्स्ट ड्रॉ हो गया. जिसका नेम आया होगा तो सही है, वेल एंड गुड है. अदरवाइज आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको एक ईमेल आ गया होगा जिसमें बताया होगा कि नाउ योर नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट एज अ फॉर नाउ. और जब नेक्स्ट ड्रॉ होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे लेट यू नो. आपको नेक्स्ट ड्रॉ के लिए वेट करना होगा. अगर आपका नेम आता है तो सही है, अदरवाइज जो फर्दर ड्रॉज होंगे उसमें आपका नेम आ सकता है. अदरवाइज अगर नेम नहीं आता तो फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग ड्रॉज हैं उसमें आपको वेट करना पड़ेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन समवन आस्क अबाउट द अकोमोडेशन पार्ट. किसी ने मेंशन किया अकोमोडेशन मिलता है तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड है. यस, अगर डी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर पोलैंड इन डी कैटेगराइजेशन, तो उसमें ऐसा होता है कि सारे एम्प्लॉयर अकोमोडेशन आपके प्रोवाइड करते हैं. अकोमोडेशन के अलावा जो आपके दो खर्चे रहते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका खाने का हो गया, फूड का हो गया, जो अदर एक्सपेंस है उसके लिए आपको शो करना पड़ता है. अगर आप टाइप डी में जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन ही प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर. आपका ट्रैवल एक्सपेंस और अदर थिंग इज ट्रैवल एक्सपेंस और फूड का आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है. वो भी आपका 2 लाख आपको मिनिमम शो करना पड़ेगा. ये मैंने क्वेश्चन बहुत उसमें डिस्क्लोज कर दी, बता दिया, मतलब बहुत सारे सेशन बना रखे हैं जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. अब मेरे को लगता नहीं है अगर कोई वीडियो वगैरह देख रहा तो उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए. इसके अलावा अगर टाइप बताऊँ तो दूसरा टाइप ऐसा होता है कि जो जैसे स्किल कैटेगराइजेशन के अंदर कोई जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल वर्क के लिए जाते हैं यहाँ से. अगर आपको बताऊँ, जैसे गूगल है और सम अदर बिग एमएनसीज आते हैं जो वहाँ ऑपरेट कर रही हैं. इंडिया से गूगल में बहुत लोग जाते हैं और अदर कंपनीज़ भी हैं. तो ऐसा होता है उसमें उनका जो सैलरी स्लैब होता है, जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो अपना डी कैटेगरी है, डी कैटेगरी में ऐसा होता है कि जो सैलरी स्लैब, दैट द मिनिमम सैलरी स्लैब जो मिलता है आपको 3600 से मिलता है और कम अप्रॉक्सीमेटली 5000 तक का जाता है. और अगर आप उसमें देखें, जैसे प्रोफेशनल वर्क में स्किल कैटेगराइजेशन में देखें, तो उसमें जो सैलरी होती है दैट इज़ वेरी गुड. वो है आपका 9 से 12 हज़ार PLN के आसपास मिलता है आपको. तो उसमें ऐसा होता है अगर कोई इंडिया से एम्प्लॉयड है, 20 हज़ार भी मिल जाता है किसी को, अगर किसी पे प्रायर एक्सपीरियंस है, कोई सीनियर रोल पे जा रहा है, 20,000 PLN के अप्रॉक्सीमेटली में इंडिया से मिलता है. और कोई जो एंट्री लेवल रोल पे जाते हैं उनका होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 से 12 हज़ार रुपये तक का PLN उनको सैलरी मिलती है. तो उस केस में ऐसा होता है उनको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर. अकोमोडेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं करता तो उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि अपने एक्सपेंसेस सारे कवर कर सकते हैं. अगर डी कैटेगरी वाले जाते हैं और डी कैटेगरी वालों को अकोमोडेशन नहीं मिलता तो उस केस में वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि 3600 PLN ज़ोलॉटी जो सैलरी है वहाँ की, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते. 3-1 हज़ार रुपये का आपको अकोमोडेशन ही मिलता है वहाँ पे. अगर आप एक रूम लेते हैं अपना तो उसमें 3000 अप्रॉक्सीमेटली PLN जाएगा. अगर शेयरिंग में लोगे तो 1500 PLN, इतना आपका खर्चा हो ही जाता है. तो वो लोग कहते हैं कि 3600 PLN के अंदर अगर आपका अकोमोडेशन नहीं है तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इस चीज़ का आप मेक श्योर करना. अदरवाइज जिसने भी डी कैटेगरी के लिए आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया तो उसमें अकोमोडेशन इंक्लूड होता है, और इसके साथ आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा जिसमें अकोमोडेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है. अगर नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले लें, जो भी आपका वो एजेंट है उससे मांग लें. बहुत सारे केस में पुराने वाले में सिनेरियो ये हुआ था कि वर्क परमिट आ गए थे और इसके बाद अकोमोडेशन लेटर नहीं था बहुत लोगों के पास. इसमें रिजेक्शन आया है बहुत लोगों का. ये चीज़ का आप मेक श्योर करना. अगर एक पॉइंट है इसमें, अगर आप चेकलिस्ट देखें तो उसमें अकोमोडेशन का पॉइंट है. अगर आप अभी अपना वर्क परमिट देखें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मांग लें. अगर नहीं है तो फिर ईमेल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट को, या फिर आपको वाया कुरियर आपको प्रोवाइड कर देंगे. ये बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है. इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से या एजेंट से बात करें. इसके अलावा जो दूसरा आपको बता रहा था मैं कि जो स्किल कैटेगरी है उसमें 12,000 PLN के आसपास मिलती है, तो वो लोग ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं. 3,000 का अपना रूम वगैरह ले सकते हैं. देन ऑल्सो दे आर सेविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट. तो वो लोग ईजिली वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनको कुछ रिजेक्शन वगैरह नहीं आता. और उस केस में वो लोग अपना आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आया था, किसी ने मेरे को अभी ये पूछा है कि सर अगर
पोलैंड के लिए अगर स्टूडेंट वीज़ा के बारे में पूछा था किसी ने, उसमें 2 कैटेगरी होती हैं अगर आप देखें, या तो फिर वर्क वीज़ा में भी 2 कैटेगरी हैं। अगर आपका कोई स्पॉन्सर रिलेटिव वहाँ पे रह रहा है तो वो उसको, अगर वो आपको स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड करने के लिए रेडी है और वो ऐसा कहता है कि अगर आपका लिविंग, ट्रैवलिंग और फूड का एक्सपेंस वो पूरा करेगा, और इसके अलावा जो रिटर्न टिकट होती है उसका एक्सपेंस अगर वो बेयर करने के लिए तैयार है और अपने लेटर हेड पे लिख के देता है, उसके लिए भी उनको डॉक्यूमेंट वगैरह शो करने पड़ता है, अपना फाइनेंशियल प्रूफ उन लोगों को वहाँ पे शो करना पड़ता है, तभी आपका स्पॉन्सर लेटर बनता है कि उन पे इतना सफिशिएंट फंड है कि आपको पूरा वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तभी अगर कोई पोलैंड टेरिटरी में रह रहा है तो वो आपको स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड कर देता है। उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, पर टू बी ऑन अ सेफर साइड वर्क वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो 1 लाख रुपये इंडिया से आप शो कर लें, वो दैट वुड बी एन एड ऑन। अगर आप 1 लाख रुपये शो करेंगे तो थोड़ा फाइल स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वैसे रिक्वायर्ड तो होता नहीं है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में ऐसा होता है कि बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, पर 1 लाख रुपये आप शो कर दें, बाद में वीज़ा लग जाता है तो फिर निकाल लें भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कर सकते हैं। और सेम गोज़ टू अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा में अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्पॉन्सर और 2 ऑप्शन उन लोगों ने मेंशन कर रहे हैं, पर स्पॉन्सर अगर आपका यूएस में रहता है, अगर उसके अलावा कोई और कंट्री में रहता है तो इन दैट केस दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा द स्पॉन्सर, जो भी आपका स्पॉन्सर है वहाँ पे रिसाइड कर रहा है, इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो आपका रूल है एप्लीकेबल नहीं होता। चेकलिस्ट के अंदर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट नंबर है, दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल इफ़ योर स्पॉन्सर इज स्टेइंग इन द टेरिटरी ऑफ पोलैंड, अदरवाइज it won't be applicable. If he's staying out, if he's staying in some other country, then this this rule is not applicable. Apart from that, if I'll talk about the other thing, अगर आपका स्पॉन्सर अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर देन गो फॉर द अदर ऑप्शन, दैट इज़ अपना क्रेडिट कार्ड आपको शो करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आपके नाम पे होनी चाहिए, आपके फादर के नाम पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप वहाँ पे जाते हैं तो यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द मेन एप्लीकेंट, तो मेन एप्लीकेंट के नेम पे ही होना चाहिए, कोई एप्लीकेंट नहीं चलता इसमें। अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखाते हैं तो आपको अपने नाम पे शो करना पड़ेगा 5 से 7 लाख रुपए, वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। एक एफडी कराएं, एफडी के बेसिस पे आपको 5 से 7 लाख रुपए का अपना क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जिसकी लिमिट 5 से 7 लाख रुपए होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 से 4 लाख रुपये आप अपना बैंक बैलेंस शो कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है थोड़ा प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। पर सब लोगों ने, जैसे पास्ट में अगर बताऊँ तो स्टूडेंट वीज़ा में बहुत लोगों ने अपनी फाइल लगा रखी थी, उनका रिजेक्शन भी आया क्योंकि उन लोगों ने 1-2 लाख रुपए अपना वो दे दिया था, क्या कहते हैं, जैसे बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट उन लोगों ने 3-4 लाख रुपए शो करी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट 1 से 2 लाख वो लोगों ने शो करी थी। उस केस में ऐसा रिजेक्शन आ गया, फिर उन लोगों ने दोबारा 3 से 4 लाख रुपए अपना बैंक अकाउंट में शो करा और 5 से 7 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दिखाई, तो इस केस में उनका वीज़ा फिर दोबारा लग गया था। तो ये रिक्वायर्ड रहता है, दोनों में से आप पे एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप स्पॉन्सर स्पेसिफिकली आपको एक मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं उसके साथ 3 से 4 लाख रुपए दिखा रहे हैं तो एक ऑप्शन आप पे ये है। और दूसरा, अगर आपका स्पॉन्सर आपका सारा रेडी है, अगर पोलैंड के अंदर रहता है और ही और शी इज़ रेडी टू स्पॉन्सर योर ट्रिप जितने भी टाइम के लिए आप वहाँ पे रहते हैं, इन दैट केस आप एक चीज़ और कर सकते हैं, स्पॉन्सर लेटर आ जाता है, उसके अलावा आप 1 लाख रुपए का अपने उसमें बैंक बैलेंस भी शो कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा होगा थोड़ा प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसा प्रोसेस वर्क करता है। आई थिंक आई डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइज। और इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि अगर कोई कंपनी, तो ऐसा बहुत ही कम होगा जिसमें कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। इस कंपनी स्पॉन्सर एज इन जो आपका अकोमोडेशन तो खैर डी कैटेगरी के अंदर सब लोग प्रोवाइड करते हैं। डी कैटेगरी के अंदर मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो आपके ट्रैवल एक्सपेंस भी देख रहा है, फूड का भी आपका पूरा देख रहा है। ऐसा मैंने अभी तक, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं जिसमें कंपनी सब चीज़ प्रोवाइड करती है। डी कैटेगरी के अंदर द कंपनी ओनली प्रोवाइड दिस अकोमोडेशन थिंग, अकोमोडेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवल कार्ड और फूड का आपका देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग इज, किसी ने मुझसे पूछा सर बैंक स्टेटमेंट नॉट मेंटेन। हाँ, कभी किसी का कमेंट आता है इसमें, उन्होंने पूछा था मेरे से कि आई हैव नॉट मेंटेन द बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट 3 months, सो व्हाट कैन आई डू नाउ। तो इन दैट केस शी ऑल्सो मैंशन दैट कैन आई फॉर्ज द डॉक्यूमेंट फॉर, अगर आप पुराना डॉक्यूमेंट है आपका बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन नहीं किया, सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप अगर कुछ चेंजेस करते हैं, अगर पता लग गया तो फिर इसमें ऐसा सिनेरियो होगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप पकड़े गए तो इसमें ऐसा होगा, आपको वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना, और क्रिमिनल केस आपके ऊपर लग भी सकता है, बैंक की तरफ से भी उसकी तरफ से भी। ऐसा मत करना, अभी भी आपको एक सजेशन दे रहा हूँ।
बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक आपको सॉल्यूशन तो खैर क्या है, अगर बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन नहीं करा तो देन गो फॉर बैंक सर्टिफिकेट। और बैंक सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। वो रिस्क ऐसा है कि एज इन इसमें ऐसा होता है कि आप पे लास्ट ऑप्शन आपके पास रहता है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करा, अगर आप वहाँ पे शो करेंगे तो रिजेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक सर्टिफिकेट एक ओनली ऑप्शन रहता है, इसमें बहुत रिस्क हो सकता है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपको वीज़ा मिल जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ना मिले, रिजेक्शन आ जाए। तो बैंक सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो। अगर बैंक आप कम अब जैसे जो भी आपकी लिमिट है, अगर बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन नहीं करा, अगर वो डॉक्यूमेंट आप शो करते हैं उसमें भी रिस्क है कि आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं शो करते हैं फिर भी रिजेक्शन आ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आपका रहता है बैलेंस सर्टिफिकेट। इसमें बैलेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा ऑप्शन होता है, इसमें आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर। अगर उनको लगता है कि नहीं इशू करना तो आप वो नहीं भी कर सकते। अगर इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डिसीजन। तो एक ओनली ऑप्शन आप पे बैंक सर्टिफिकेट रहता है, बट इट इज़ टू रिस्की। तो आप इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। इसके अलावा पोलैंड अपॉइंटमेंट कैंसिल्ड, वीएफएस ने, हाँ भाई वीएफएस का पूरा कैंसिल हो गया। दे आर नॉट टेकिंग द न्यू एप्लीकेशन नाउ। और उन्होंने अपना जो प्रोसेस है सारा स्टॉप कर दिया। द एम्बेसी इज़ द ओनली कंपनी और यू कैन से एंटिटी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर पोलैंड प्रोसेस राइट नाउ। इसके अलावा वॉइस प्रॉब्लम, यस ब्रदर, द प्रॉब्लम इज़ आई ऑर्डर 2 और 3 माइक्स, दे आर नॉट कंपैटिबल विद माई डिवाइस। तो फिर भाई हो नहीं पाता। अब पूरी वीडियो बनाता हूँ, अगर माइक वर्क करते तो फिर मैं थोड़ा साउंड क्वालिटी बेटर हो जाती। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ, या तो फ़ोन चेंज कर दूंगा या फिर देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे। बट राइट नाउ आपको ऐसे ही सुनना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पे कोई ऑप्शन है नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम है पर कोशिश करूँगा कि चेंज कर लूँ फ़ोन ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और चैनल इतना बड़ा नहीं है कि कुछ कैमरा है, चैनल इतना बड़ा भी ग्रो नहीं कर रहा है कि कोई अपना कैमरा वगैरह यूज़ करूँ। देखते हैं जब तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आगे क्या होता है। अगर हुआ तो फिर चेंज कर दूंगा मैं इसको और ये जो प्रॉब्लम है ओवरकम हो जाएगी। व्हाट हैपन इफ़ यू कांट प्रिंट आउट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप प्रिंट आउट नहीं कर पाते उस टाइम पे, फिर बाद में दोबारा आप एप्लीकेशन फिल कर दें। ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपको याद होनी चाहिए जो भी आप फिल कर रहे हैं, और आप दोबारा डाउन फिल करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यही ऑप्शन रह सकता है, इसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन है नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट आपका होता है कि आप 3 महीने से पूरी अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। और बैंक सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि आप एक लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे आज 2 से 3 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं तो एक लेटर में आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी स्टेटमेंट नहीं होती, खाली आपका होता है बैंक के अंदर कितना आपका अमाउंट है उसके बारे में, फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और जो बैंक सर्टिफिकेट होता है 1 महीने के लिए आपको वैलिड रहता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा अगर कुछ जो नेक्स्ट वीडियो अभी मैं जैसे मेरे को टाइम लगता है आज ही के दिन के अंदर मैं वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा किसी ने पूछा था कि हाँ, अपना जो मुंबई कॉन्सुलेट वाला ड्रॉ हुआ था इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एक ड्रॉ हो गया उनका नेम नहीं आया तो अब क्या करना है, अब उनकी फ़ाइल रिमूव हो जाएगी वहाँ से। नहीं भाई, अभी आपकी फ़ाइल रिमूव नहीं होगी, आपको नेक्स्ट ड्रॉ का वेट करना पड़ेगा। अगर आप पे जब ईमेल नहीं आता है, कुछ भी ड्रॉ होता है और आप पे ईमेल नहीं आता तो उस केस में आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं वाई यू आर नॉट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रॉज। और फिर उसके बेसिस में अगर आपकी एप्लीकेशन हटी होगी तभी आप उस केस में दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर हटी है तो उसमें आपको एक ईमेल वगैरह आ जाता है जिसमें आपको बता देते हैं ये एप्लीकेशन हैज़ बिन रिमूव्ड। और रीज़न आपके डिपेंड करते हैं, या तो आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा होगा, वैलिडिटी कम होगी, 3 महीने से कम ऐसा हो सकता है, तभी तब किसी केस में हट जाते हैं। और हटते हैं तो उनका एक जेन्युइन रीज़न होता है, ऐसे आपकी फ़ाइल वहाँ से हटेगी नहीं और आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। और जिसके पास अभी एम्बेसी के ईमेल वगैरह ड्रॉ के नहीं आए तो दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक और आपका एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है, तभी आपके पास ड्रॉ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और आपको दोबारा देखें वहाँ से एप्लीकेशन कैंसिल हो गई तो फिर दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करके सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर नाउ। और कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी यू कैन आस्क मी, जब भी मेरे पे टाइम लगेगा आई विल रिवोट एज सुन एज पॉसिबल। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे गाइज।